दोस्तों, अभी आपने जिस लड़की को सीसीटीवी फुटेज में देखा उसका नाम साशा शमसुद्दीन है। जिस रात की ये फुटेज है उसके अगले दिन पुलिस वालों को उसकी लाश उसके फ्लैट में मिलती है जहां वो अकेले रहा करती थी। लाश पे गला दबाने का निशान साफ साफ देखा जा सकता था। अब पुलिस वालों के सामने ये सवाल था कि किसी ने उसका कत्ल क्यों और कैसे किया, क्योंकि उस सोसाइटी में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे और तो और किसी भी फ्लैट के मेन एंट्रेंस पे एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। तो फिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे किसी ने साशा का कत्ल उसके ही फ्लैट में जाके कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी है फ्लोरिडा के ऑरलैंडो शहर में रहने वाली साशा शमसुद्दीन की, जो कि 27 साल की एक खुशनुमा लड़की थी। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम करने लगी। साशा के दोस्तों ने बताया था कि उसे वीकेंड्स पे पार्टी करना बहुत पसंद था। 16 अक्टूबर 2015 की रात साशा और उसके दोस्त हमेशा की तरह पार्टी करने अटारी नाइट क्लब गए थे। साशा रात लगभग 12:30 बजे अपने एक दोस्त एंथनी से बोलती है कि वो अपने घर जा रही है। अगले दिन सुबह एंथनी एक कैफे में बैठकर साशा का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि साशा ने उसे बोला था कि वो सुबह उस कैफे में एंथनी से मिलने आएगी। पर जब काफी देर हो गई और साशा ना तो कॉल उठा रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी, तो एंथनी को लगा कि हो सकता है कि साशा हैंगओवर में हो, इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही। ये सोचकर एंथनी अपने घर वापस चला जाता है। कुछ घंटों के बाद एंथनी फिर से साशा को कॉल करता है, पर साशा की तरफ से अब भी कोई रिप्लाई नहीं आता। एंथनी साशा की फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता है, पर उन्हें भी साशा का कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनकी भी साशा से सुबह से कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद एंथनी और उसके दो अन्य दोस्त उसका पता करने अपटाउन अपार्टमेंट में पहुंचे जहां साशा रहती थी। उन्होंने पार्किंग में साशा की कार देखी। कार की पिछली सीट पे गिफ्ट पड़ा हुआ था जो साशा ने खरीदा था, क्योंकि दूसरे दिन उसे एक बेबी शावर में जाना था। वे लोग उसके अपार्टमेंट में गए, दरवाजा खटखटाया और उसे बुलाया, पर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो एंथनी को लगा कि शायद साशा रात को घर आई ही नहीं। उसे ये शक होने लगा कि शायद साशा को किसी ने अगवा कर लिया या फिर उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि रात में साशा बहुत नशे में थी और घर के लिए अकेले ही क्लब से निकल गई थी। इसके बाद एंथनी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और साशा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शाम को पुलिस की एक टीम साशा के फ्लैट की तलाशी लेने के लिए अपटाउन अपार्टमेंट पहुंची। पुलिस वाले जब फ्लैट के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ भी अजीब नहीं था। सारा सामान अपनी जगह पे पड़ा हुआ था। तभी एक ऑफिसर साशा के बेडरूम में गया। उसने देखा एक कंबल को रोल करके बेड के पास रखा हुआ है और कंबल में से कुछ बाल और एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जब वो पुलिस वाला कंबल पूरा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कंबल के अंदर साशा की लाश लिपटी हुई थी। पुलिस वाले तुरंत ही फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं, क्योंकि साशा की गुमशुदगी का केस अब साशा के मर्डर का बन चुका था और साशा के गर्दन पे गला घोटने का निशान साफ साफ दिख रहा था। फॉरेंसिक टीम को फ्लैट के बाथरूम से एक इंसान का फिंगरप्रिंट मिला। कातिल ने साशा के फ्लैट को इतनी चालाकी से साफ किया था कि उसके अलावा पुलिस को और कुछ नहीं मिला। साशा की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये पता चला कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और उसके गर्दन पे जोरदार वार किया गया था, जिससे उसके गर्दन की हड्डी टूट गई थी और उसके गले को काफी ताकत से दबाया गया था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को साशा के चेस्ट से कातिल का डीएनए भी मिला। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि जिस किसी ने भी साशा का कत्ल किया है उसे या तो खुद साशा ने अपने घर में आने दिया या फिर
फिर उसके पास साशा के घर की चाबी होगी, क्योंकि दरवाजे पे किसी तरह का फोर्स एंट्री का निशान नहीं था। साशा के फ्लैट के अंदर एक तेज महक थी जो कि पुलिस वालों के हिसाब से ब्लीच की थी, जिससे कातिल ने पूरे घर को साफ किया था ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिले। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पुलिस ने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तो उसने बताया कि साशा रात में करीब 1:45 बजे 2 लड़कियों के साथ आई थी, पर उसके पास कोई आईडी नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से मना करने लगा। कुछ देर के बाद उसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक आदमी आया तो उसने साशा को पहचान लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। साशा के पास न तो मोबाइल फोन था और न ही उसके फ्लैट की चाबी। सिक्योरिटी गार्ड साशा से बोलता है कि एक बार अपने कार में चेक करें, शायद वहां छूट गई हो। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड साशा के साथ उसकी कार तक जाता है, पर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सिक्योरिटी गार्ड साशा को उसके अपार्टमेंट तक ले जाता है, पर अपार्टमेंट के मेन गेट पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। साशा इतने नशे में थी कि उसको गेट का कोड याद नहीं आ रहा था, वो बार बार गलत कोड डाल रही थी। उसके बाद सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट के राउंड पे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि साशा वहाँ नहीं है, तो उसको लगता है कि शायद साशा को कोड याद आ गया होगा और वो अंदर अपने फ्लैट में चली गई होगी। सिक्योरिटी गार्ड के बयान के बाद पुलिस उस नाइट क्लब में जाती है जहाँ साशा और उसके दोस्त पार्टी करने गए थे। पुलिस वाले नाइट क्लब से लेकर साशा के अपार्टमेंट तक रोड पे लगी सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साशा क्लब से निकलते हुए दिखती है। नशे में होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद साशा 2 अनजान लड़कियों से बात करती हुई दिखाई देती है। फिर वो उन दोनों के साथ कार में बैठ जाती है। उसके बाद साशा उन दोनों लड़कियों के साथ अपने अपार्टमेंट के गेट पे दिखाई देती है, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया था। इसके बाद पुलिस वाले मीडिया में ये अपील करते हैं कि उस रात जो भी 2 लड़कियां साशा के साथ उसके अपार्टमेंट तक आई थी, प्लीज वो पुलिस स्टेशन आके अपना बयान दर्ज कराएं। पुलिस की ये अपील काम कर जाती है। वो दोनों लड़कियां पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अपने बयान में बताती हैं कि साशा नशे में लड़खड़ा के चल रही थी और कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे। साशा को उन लड़कों से बचाने के लिए ये दोनों साशा को अपनी कार में बैठाकर उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती हैं। पुलिस को साशा के घर की तलाशी के दौरान उसका आईपैड मिला था, जिससे सुबह 5 बजे आखिरी मैसेज किसी बेन नाम के व्यक्ति को किया गया था। जब पुलिस बेन से पूछताछ करती है तो बेन बताता है कि वो और साशा कुछ हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस रात भी साशा ने उसे मिलने के लिए क्लब बुलाया था, पर वो नहीं जा सका क्योंकि उसके दोस्त के घर पे पार्टी थी और वो पूरी रात अपने दोस्त के ही घर पे रुक गया था। पुलिस बेन का फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के घर से मिले फिंगरप्रिंट और डीएनए से जब मैच कराती है तो वो भी मैच नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले बेन को छोड़ देते हैं। अब पुलिस के पास आखिरी सबूत के तौर पे रह गया था साशा के अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है तो जैसा सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस वालों को बताया था, सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। साशा 1:46 पर अपने अपार्टमेंट में जाती हुई दिखाई देती है। एक अन्य व्यक्ति जो वहां रहने वाला था उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद 2:25 पर साशा फिर से दिखाई देती है। इस बार वो अकेली नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी भी उसके साथ था। उन्हें गैरेज में जाते हुए देखा जा सकता था, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी ने पुलिस को बताया था। तभी एक पुलिस वाले की नजर सुबह के 6:36 की सीसीटीवी फुटेज पर पड़ती है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बड़ी सी पॉलिथीन
में कुछ लेकर साशा के बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। पुलिस वाले अब सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की पूरी जन्म कुंडली खंगालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टीवन डक्सबरी एयरफोर्स से रिटायर्ड है और यहाँ पिछले 6 महीने से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है और स्टीवन डक्सबरी की शिफ्ट सुबह 6 बजे ही खत्म हो जाती है। अब पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। पूछताछ में सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी बताता है कि वो जब सुबह में उस अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था तो उसे किसी के फ्लैट के बाहर वो पॉलिथीन दिखी तो उसने उसे उठा के बाहर डस्टबिन में डाल दिया। पुलिस वालों ने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? तो उसने बोला नहीं। पूछताछ के दौरान पुलिस वालों का शक स्टीवन डक्सबरी पे बढ़ता चला गया। पुलिस वालों ने सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन डक्सबरी की फिंगरप्रिंट और डीएनए साशा के बाथरूम से मिले फिंगरप्रिंट और उसकी बॉडी से मिले डीएनए से मैच कराया तो वो मैच हो गया। लेकिन स्टीवन डक्सबरी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो साशा के रूम में गया था। अब पुलिस स्टीवन डक्सबरी का सच पता लगाने के लिए कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मांगती है। कोर्ट भी पुलिस की ये रिक्वेस्ट मान जाती है। इसके बाद स्टीवन डक्सबरी का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जिसमें स्टीवन डक्सबरी का सारा झूठ पकड़ा जाता है। स्टीवन के खिलाफ एक और सबूत पुलिस के हाथ लगता है और वो था स्टीवन का फोन, क्योंकि उसके फोन की सर्च हिस्ट्री में 17 अक्टूबर की सुबह 4:54 से 5:01 तक डिजिटल लॉक को अनलॉक कैसे करें ये सर्च किया गया था, जो कि अपार्टमेंट के दरवाजों पर लगे डिजिटल लॉक को खोलने के लिए था। लिहाजा पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी से सख्ती से पूछताछ की पर उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। इसके बाद पुलिस ने स्टीवन डक्सबरी के खिलाफ जुटाए गए सारे सबूतों को कोर्ट में पेश किया, जिनके आधार पर कोर्ट ने स्टीवन डक्सबरी को हत्या और बलात्कार के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, यूं तो स्टीवन डक्सबरी ने कभी अपना जुर्म नहीं कबूला, पर मौकाए वारदात पे मिले सबूत उस काली रात की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की जितनी खूबसूरत है उसकी कहानी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। कहने को तो ये इंस्टाग्राम पर एक फिटनेस मॉडल इन्फ्लुएंसर है, पर असल में इसने इंस्टाग्राम और ओनली फैंस जैसे वेबसाइट का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। इसने इन साइट से जितना ज्यादा पैसा कमाया उतनी ही ज्यादा इसकी आदतें भी खराब होती चली गई। शराब और ड्रग्स का नशा इस कदर इस पर हावी होने लगा कि असल जिंदगी में वो क्या कुछ कर गुजरती थी उसका उसे होश भी नहीं रहता था। और ऐसे में एक दिन उसके हाथों से वो गलती हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर क्या थी वो गलती और कौन है ये लड़की और क्या है इसकी वो खौफनाक कहानी, ये सब हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है कोर्टनी क्लेनी। कोर्टनी क्लेनी का जन्म 21 अप्रैल 1996 को अमेरिका के टेक्सास शहर में हुआ था। कोर्टनी क्लेनी को बचपन से ही डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था और इसी वजह से जब ये बड़ी हुई तो इसने मॉडलिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मॉडलिंग की वजह से उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी था, इसलिए वो रेगुलर जिम जाया करती थी। उसका मॉडलिंग करियर ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रहा, पर इसी बहाने उसका इंटरेस्ट फिटनेस में हो गया। अब वो ज्यादातर टाइम अपना जिम में बिताया करती थी और जिम में ली गई अपनी तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करती थी। शुरू में कोर्टनी क्लेनी की जिम वाली तस्वीरें और वीडियोस वायरल तो नहीं हुए, पर एक दिन अचानक ही उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। पहले तो कोर्टनी को भी इस पर भरोसा नहीं हुआ, पर जब उसने अपने वायरल वीडियो को बार बार देखा तो उसे एक बात अच्छे से पता चल गई थी कि उसकी ये वीडियो वायरल क्यों हुई। असल में दोस्तों, कोर्टनी क्लेनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने सिर्फ बिकनी ही पहनी हुई थी और ये बात कोर्टनी क्लेनी को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसके बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी ज्यादातर वीडियोस बिकनी में ही बनाने लगी और अपनी ज्यादातर तस्वीरें भी बिकनी में ही पोस्ट करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कोर्टनी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई और इंस्टाग्राम की वजह से कोर्टनी क्लेनी को बहुत सारे प्रोडक्ट के प्रमोशनल ऑफर्स भी आने लगे, जिससे उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। पर कोर्टनी क्लेनी का मन इतने से कहां भरने वाला था।
उसे तो अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा कमाना था, जिससे वो अपनी महंगी से महंगी ख्वाहिशों को आसानी से पूरा कर सके। इसी दौरान उसे किसी ने ओनली फैंस वेबसाइट के बारे में बताया। असल में दोस्तों, ये वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फेसबुक, पर यहाँ पर आपको एक मंथली फीस उस क्रिएटर को देनी पड़ती है जिसकी वीडियोस या फोटोज आप देखना चाहते हो। आसान भाषा में समझे तो यहाँ कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता, और इसलिए ओनली फैंस के ज्यादातर क्रिएटर ऐसे हैं जो अपनी अश्लील वीडियोस या फोटोज पोस्ट करते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर उनसे जुड़े रहें। तो जब कोर्टनी क्लेनी को इस वेबसाइट के बारे में पता चला तो उसने भी ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बना लिया। और वायरल कैसे हुआ जाता है वो तो इंस्टाग्राम की मदद से उसे पहले ही पता चल चुका था। फिर क्या था, देखते ही देखते कोर्टनी क्लेनी ओनली फैंस पे भी काफी फेमस हो गई। ओनली फैंस पे उसकी सफलता का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि उसकी 1 साल की कमाई 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। अब जब कोर्टनी क्लेनी की कमाई करोड़ों में होने लगी तो उसकी अय्याशी और बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से उसे शराब और ड्रग्स की बुरी लत लग गई। वो अक्सर पार्टी करने बार्स एंड क्लब्स में जाने लगी। इसी दौरान नवंबर 2020 में एक पार्टी में कोर्टनी की मुलाकात क्रिश्चियन ओबमसेली नाम के एक युवक से होती है। पार्टी के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच काफी नजदीकियां हो जाती हैं। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अभी तक तो इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब दोनों ने साथ में रहने का फैसला लिया तब इनकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। प्यार के इजहार के बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने साथ में रहने का प्लान किया और फिर दोनों ने टेक्सास शहर में एक नया घर रेंट पे ले लिया और वहां पर दोनों लिव इन में रहने लगे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, पर कुछ ही महीनों बाद क्रिश्चियन ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं और इन झगड़ों की मेन वजह थी कोर्टनी क्लेनी का क्रिश्चियन ओबमसेली पर शक करना। असल में दोस्तों, ओबमसेली का किसी भी लड़की की तरफ देखना या उससे बातें करना कोर्टनी क्लेनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। समय के साथ साथ इनके बीच के झगड़े और भी हिंसक होने लगते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार झगड़े के दौरान कोर्टनी क्लेनी ने क्रिश्चियन ओबमसेली की थाइस पर चाकू से वार किया था और कई बार तो पार्टी के दौरान उसने क्रिश्चियन ओबमसेली के ऊपर वाइन ग्लास और प्लेट भी फेंक कर मारे थे। इन घटनाओं के दौरान क्रिश्चियन ओबमसेली कई बार घायल भी हुआ, पर वो हर बार अपनी गर्लफ्रेंड की इन गलतियों को माफ करता गया, क्योंकि जब कोर्टनी क्लेनी ऐसी हरकतें करती थी तो वो उस समय बहुत नशे में होती थी और जब उसका नशा उतरता था तो वो क्रिश्चियन ओबमसेली से माफी मांग लेती थी और क्रिश्चियन ओबमसेली हमेशा उसे इसलिए माफ कर देता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, और ये बात उसने एक लेटर में लिखकर कोर्टनी क्लेनी को बताई भी थी। खैर, इन सब बातों से एक बात तो क्लियर थी कि इनका लिव इन रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए ओबमसेली और कोर्टनी क्लेनी ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग टेक्सास शहर को छोड़कर मियामी में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि मियामी शहर की खूबसूरती के बीच इनकी ये हिंसक लड़ाइयाँ खत्म हो सके। इसके बाद जनवरी 2022 में दोनों मियामी में शिफ्ट भी हो जाते हैं। यहाँ उन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पे लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की, पर कोर्टनी क्लेनी कहाँ बदलने वाली थी। यहाँ भी कुछ ही दिनों में कोर्टनी ओबमसेली से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। इसका एक वीडियो भी बाद में सामने आया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कोर्टनी ओबमसेली पर झगड़े के दौरान हमला करती थी। 3 अप्रैल 2022 इस दिन कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली के बीच एक आखिरी लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई में क्रिश्चियन ओबमसेली की जान चली गई। आखिर क्या कुछ हुआ 3 अप्रैल की शाम को, चलिए जानते हैं। 3 अप्रैल को दिन के 1:15 पर क्रिश्चियन ओबमसेली घर से बाहर जाता है, जबकि उस समय कोर्टनी क्लेनी घर पर ही रहती है और अपने ओनली फैंस वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। शाम को 4:33 पर ओबमसेली सबवे से 2 सैंडविच लेकर वापस आता है। इसके ठीक 10 मिनट बाद कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे करीब 6 मिनट बात करती है। कॉल काटने के बाद एक बार फिर से कोर्टनी क्लेनी अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार वो लगभग 7 मिनट उनसे बात करती है। माँ से बात करने के बाद 4:57 पर कोर्टनी क्लेनी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल करती है और उनसे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को चाकू लग गया है और उसका बहुत सारा खून बह रहा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस कॉल के दौरान पीछे से ओबमसेली की भी आवाज आती है
जिसमें वो कोर्टनी क्लेनी से कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इस कॉल के बाद पुलिस और मेडिकल टीम जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां कोर्टनी क्लेनी और क्रिश्चियन ओबमसेली रहते थे। अपार्टमेंट के अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और घर के एक कोने में ओबमसेली बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर को अपनी गोद में रखकर कोर्टनी क्लेनी बस रोए जा रही थी। मेडिकल टीम जब ओबमसेली की जांच करती है तो पता चलता है कि उसकी सांसें चल तो रही हैं पर बहुत धीमे। मेडिकल टीम तुरंत ओबमसेली को लेकर हॉस्पिटल जाती है पर रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। इधर पुलिस अपार्टमेंट की पूरी जांच पड़ताल करती है और वहां से सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। पुलिस जब कोर्टनी क्लेनी से पूछताछ करती है तो कोर्टनी क्लेनी उन्हें बताती है कि उसके और ओबमसेली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, पर कुछ ही मिनटों में ये झगड़ा लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई के दौरान ओबमसेली उसका गला दबा देता है, पर किसी तरह वो ओबमसेली की गिरफ्त से बच निकलती है और भागकर किचन में जा पहुंचती है। ओबमसेली जब किचन की तरफ बढ़ता है तो खुद को बचाने के लिए उसने किचन में रखा चाकू ओबमसेली की तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधा ओबमसेली के सीने में जा लगा। इसके बाद वो फर्श पर गिर जाता है और उसके सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। कोर्टनी क्लेनी की बातों से पुलिस एक बात तो समझ चुकी थी कि ओबमसेली की हत्या के पीछे कोर्टनी क्लेनी का ही हाथ है, पर यहाँ एक पेच था कि क्या ये हत्या है या सेल्फ डिफेंस। अब इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी थी, इसलिए पुलिस कोर्टनी क्लेनी को गिरफ्तार करके उसे हवाई के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ के दौरान ऐसा लगा कि शायद कोर्टनी क्लेनी अभी मानसिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं है। 1 महीने के इलाज के बाद कोर्टनी क्लेनी आज़ाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया था। करीब 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस कोर्टनी क्लेनी पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि जो भी बातें कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस से कही थी वो आधी सच और आधी झूठ है, क्योंकि कोर्टनी क्लेनी ने पुलिस को बताया था कि उसने चाकू करीब 10 फुट की दूरी से ओबमसेली पर फेंका था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो ये चाकू दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से मारा गया है। तभी जख्म इतने गहरे लगे हैं और जख्म का निशान ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर चाकू दूर से मारा होता तो जख्म के निशान इतने गहरे नहीं होते और ना ही ऊपर से नीचे की तरफ जाते। पुलिस ने यह भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोर्टनी क्लेनी के शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं मिला, जिससे ये साबित हो सके कि ओबमसेली ने उसे मारा था या उसका गला दबाया था, जैसा कि कोर्टनी क्लेनी ने दावा किया था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बताया कि पुलिस को लगता है कि चाकू मारने के बाद कोर्टनी क्लेनी ने पहले अपनी मां को कॉल किया, ना कि पुलिस को, जिसकी वजह से 20 से 25 मिनट तक ओबमसेली का खून बहता रहा और इसी वजह से उसकी मौत हुई। अगर 20-25 मिनट पहले ही कोर्टनी क्लेनी ने कॉल किया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में कोर्टनी क्लेनी की मां का वो मैसेज भी दिखाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सेल्फ डिफेंस की बात करना और उससे ज्यादा कुछ मत कहना। और आखिरी में पुलिस ने कोर्ट में कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने ये बताया कि पार्टी के दौरान हमेशा कोर्टनी क्लेनी ही ओबमसेली से झगड़ा करती और फिर उसे मारना शुरू कर देती थी। सारे सबूतों के सामने आने के बाद भी अभी तक कोर्टनी क्लेनी अपनी सेल्फ डिफेंस वाली बात पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कोर्टनी क्लेनी को कोर्ट गुनाहगार मानती है या नहीं, क्योंकि अभी तक ये केस कोर्ट में चल ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।